हेलो दोस्तों, आज हम रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत आपके समक्ष प्रस्तुत करने आए हैं। दोस्तों, इससे पीछे की क्लास में आपने देखा कि रिचर्ड्स का जन्म, उनकी मृत्यु, उनका जन्म स्थान, उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं और उनका मूल्य सिद्धांत, इन सब पर हम पीछे की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा दोहराना चाहूँगी कि जो रिचर्ड्स थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और मूलतः मनोवैज्ञानिक थे। जब उन्होंने देखा कि काव्य के क्षेत्र में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, बहुत कुछ गलत प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उस समय इन्होंने काव्य शास्त्र में या काव्य कला में प्रवेश किया। यहाँ आकर उन्होंने कहा कि जो मूल्य है, जो कला का मूल्य है या किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वह उसकी उपयोगिता में निहित होता है। यदि वह मूल्य एक मनुष्य की इच्छाओं की संतुष्टि करने में सहायक है तो वह मूल्यवान कहलाता है। यदि वह मूल्य इच्छाओं को विकृत करता है, संवेगों को संतुष्ट नहीं कर सकता है, संवेगों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता, तो वह मूल्य उपयोगी नहीं है और वह काव्य भी मूल्यवान नहीं है। तो ये इनका मूल्य सिद्धांत हम पीछे की क्लास में देख कर आए। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं संप्रेषण सिद्धांत, जो ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड का संप्रेषण सिद्धांत था, उसके महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, अगर मैं इसकी उपयोगिता की बात करूं तो अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो यूजीसी नेट में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप पीजीटी टीजीटी देना चाहते हो तो वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना होती है। ये जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, इसकी श्रृंखला में मैं अनेक क्लासेज आपके समक्ष रख चुकी हूँ और आशा करना चाहूँगी कि सभी, यदि पीछे की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो अवश्य देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी क्वेश्चन आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र का छूटेगा नहीं। आइए, आज हम देखने जा रहे हैं संप्रेषण सिद्धांत। अगर बात करते हैं संप्रेषण सिद्धांत की तो आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स कहते हैं कि पूर्व प्रचलित संप्रेषण सिद्धांत की उन्होंने नई व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि संप्रेषणीयता को अद्भुत या रहस्यमयी व्यापार नहीं है, कि जो संप्रेषणीयता है यह कोई अद्भुत या रहस्यमयी व्यापार नहीं है। संप्रेषणीयता कोई अद्भुत या रहस्यमयी व्यापार नहीं है, वह मन की एक सामंजस्य क्रिया मात्र है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, इन्होंने संप्रेषण को क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो संप्रेषण होता है वह कोई अद्भुत या रहस्यमयी व्यापार नहीं होता है, वह तो हमारा मन की एक सामंजस्य क्रिया हुआ करती है कि जो श्रोता सुनना चाहता है और जो पाठक कहना चाहता है, जो वक्ता कहना चाहता है और जो श्रोता सुनना चाहता है, उन दोनों के विचारों में सामंजस्य होना ही संप्रेषण कहलाता है। दोनों के विचारों में भावात्मक एकता होना ही संप्रेषण कहलाता है। तो इनकी दृष्टि में जो संप्रेषण होता है वह कोई व्यापार नहीं होता है, कोई रहस्यमयी लेन देन नहीं होता है। आगे कहते हैं कि कवि, कलाकार या सृजक की अनुभूतियों का भावक द्वारा अनुभूति किया जाना ही संप्रेषण है। दोस्तों, एक एक बिंदु परीक्षा की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान दीजिए, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संप्रेषण सिद्धांत के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है। 4 तथ्य दे दिए जाएंगे और कोई भी 3 तथ्य यहाँ से उठा दिए जाएंगे और एक तथ्य में मामूली सा परिवर्तन किया जाएगा। ऐसा नहीं, बिल्कुल आंशिक परिवर्तन करके दे दिया जाएगा। जैसे वो दे दे, वो हमें दे देता है कि कवि, कलाकार या सृजक की अनुभूतियों का भावक द्वारा अनुभूत न किया जाना ही संप्रेषण है। एक न लगने से ही यह हमारा कथन गलत हो जाएगा। तो प्रत्येक बिंदु को आप ध्यान से देखिए। संप्रेषण सिद्धांत में क्या कहना चाहा रिचर्ड्स ने? रिचर्ड्स कहते हैं कि कवि, कलाकार या सृजक की जो अनुभूतियां होती हैं वो भावक की अनुभूतियों
भावक द्वारा अनुभूति किया जाना ही या भावक की अनुभूतियों में सम्मिलित हो जाना ही संप्रेषण कहलाता है। कि जो कलाकार है या जो सृजक है जिस बात को जिस भाव से कहना चाहता है, श्रोता उसी भाव से उसे ग्रहण कर ले, तो यह सबसे अच्छा संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण में कृत्रिमता आ जाना, संप्रेषण में कटु शब्दों का प्रयोग कर लेना या संप्रेषण में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना ही अच्छा संप्रेषण नहीं कहलाता। रिचर्ड्स के अनुसार अच्छा संप्रेषण वही होता है जिसमें कलाकार या सृजक जो बात समझाना चाहता है, भावक उसी भाव को ग्रहण कर लेता है, तो सबसे अच्छा क्या पाया जाता है? संप्रेषण पाया जाता है। आगे कहना चाहते हैं कि संप्रेषण के लिए 3 बातें होना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, रिचर्ड्स कहना चाहते हैं कि संप्रेषण के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। पहले है कि कलाकृति की प्रतिक्रियाएं एक रस होनी चाहिए, कि जो भी आप कला प्रस्तुत कर रहे हो, जो भी काव्य कला है, जो भी आपका भाषण है, उस भाषण की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमेशा एक रस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन हम बोलते हैं तो उस लाइन का अर्थ कुछ और होता है और फिर उसके बाद जो दूसरी लाइन प्रस्तुत की उसका अर्थ कोई और निकलता है और दोनों अर्थों के बीच में सामंजस्य ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे जो अर्थ होते हैं वो हमारे अंदर नकारात्मक आवेगों को जन्म दे देते हैं और हमारी संप्रेषणता प्रभावहीन हो जाती है। तो रिचर्ड्स कहना चाहते हैं कि संप्रेषण के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहले कि जो कलाकृति है उसकी प्रतिक्रियाएं हमेशा एक रस होनी चाहिए। दूसरा है पर्याप्त रूप से विभिन्न प्रकार की होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो वह बात हमारी एक ही अर्थ की बात कई बार दोहराई जा रही है, शब्दों को हमने परिवर्तित कर दिया लेकिन एक ही अर्थ निकलता जा रहा है, तो वह संप्रेषण भी हमारा प्रभावी नहीं माना जाता है, वह संप्रेषण भी अच्छा नहीं माना जाता। रिचर्ड्स कहते हैं कि संप्रेषण में पर्याप्त रूप में विभिन्नता होनी चाहिए, कि आप जो बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, जो अर्थ को स्पष्ट करना चाहते हैं, वह अर्थ अनेक प्रकार के शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वह जो शब्द प्रयोग किए गए वे शब्द हमेशा आपके भावात्मक होने चाहिए, उसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। विभिन्न शब्दों का प्रयोग कर आप विभिन्न शब्दों का प्रयोग कर अर्थ को स्पष्ट कीजिए, लेकिन उसमें कृत्रिमता लेश मात्र भी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कहा कि अनेक उत्तेजक कारकों द्वारा उत्पन्न किया जाने योग्य होना चाहिए, कि आपका जो संप्रेषण है वो अनेक भावनाओं को उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने संप्रेषण आपने कुछ कहा और श्रोता के ऊपर उसका कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, श्रोता के अंदर कोई भाव ही जागृत नहीं हुए, कोई आवेग ही जागृत नहीं हुए, तो आपका संप्रेषण प्रभावी नहीं माना जाएगा। प्रभावी संप्रेषण वही होता है जो विभिन्न प्रकार के आवेगों को जन्म देता है, लेकिन आवेगों को जन्म देकर फिर उनमें सामंजस्य भी स्थापित कर देता है, वही संप्रेषण महत्वपूर्ण संप्रेषण माना जाता है। तो रिचर्ड्स कहते हैं कि संप्रेषण के समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि हमारी जो संप्रेषण है उसकी प्रतिक्रियाएं एक रस होनी चाहिए, हमारे संप्रेषण में पर्याप्त रूप की भिन्नता भी होनी चाहिए और हमारे संप्रेषण के अंदर भावों को जागृत करने की ताकत भी होनी चाहिए, भावों को जागृत करने की शक्ति भी होनी चाहिए, तभी हमारा जो संप्रेषण होता है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद रिचर्ड्स कहना चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रस्तुतियों में विभिन्न मानव प्राय एक जैसी अनुभूति को प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ सभी प्रस्तुतियों में नहीं, कुछ विशेष प्रस्तुतियों में अनेक मानव मस्तिष्क एक जैसी अनुभूति को प्राप्त करते हैं। जैसे कोई प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग के अनुसार जो कथन प्रयोग किए जाते हैं, उन कथनों का भाव हर श्रोता एक ही ग्रहण करता है।
यहाँ से पीछे क्वेश्चन बना दिया गया था और क्वेश्चन दिया गया था कथन निष्कर्ष में, और क्वेश्चन बना दिया गया कि कुछ विशेष सभी परिस्थितियों में, कुछ विशेष की जगह दे दिया सभी परिस्थितियों में विभिन्न मानव प्राय एक जैसे भाव को ही ग्रहण करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी परिस्थितियों में नहीं, कुछ विशेष परिस्थितियों में अनेक मानव मस्तिष्क एक जैसे भाव को ग्रहण करते हैं। उसके बाद आता है कि संप्रेषण के लिए विषय का रोचक या रमणीय होना भी अति आवश्यक होता है। यदि आपका विषय ही रोचक नहीं है तो आप संवेगों को जन्म नहीं दे पाओगे, संवेगों को उत्पन्न नहीं कर पाओगे, और संवेग उत्पन्न नहीं होंगे तो संप्रेषण प्रभावी नहीं माना जाएगा। उसके आगे इन्होंने कहना चाहा कि जो संप्रेषण है ये स्वाभाविक व्यापार हुआ करता है। संप्रेषण केवल बातों का लेन देन नहीं होता, संप्रेषण केवल विचारों का लेन देन नहीं होता, संप्रेषण हमेशा भावों का लेन देन माना जाता है, भावों का व्यापार हुआ करता है। संप्रेषण के माध्यम से एक भाव सृजक या कलाकार के मुख से निकलता है और वह श्रोता के अंदर उसी भाव को जन्म दे देता है। तो जो संप्रेषण होता है वो हमेशा भावों का व्यापार होता है, मात्र विचारों का व्यापार नहीं होता है, मात्र शब्दों का लेन देन नहीं होता है। संप्रेषण हमेशा भावों का व्यापार कहलाता है। तो ये था हमारा रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। आशा रखती हूँ समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि रिचर्ड्स का काव्य भाषा सिद्धांत। काव्य भाषा सिद्धांत में भी इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे समक्ष रखे हैं। आइए देखते हैं। का रिचर्ड्स ने अर्थ व भाव का परस्पर संबंध बताते हुए उनके 3 रूप स्वीकार किए हैं। इन्होंने कहा जो शब्द होता है उसका जो अर्थ होता है वह अर्थ किस प्रकार के भाव को जन्म देता है, इस आधार पर उन्होंने अर्थ को 4 भागों में विभाजित किया कि जो अर्थ होता है वह आपका अर्थ 4 प्रकार के भाव बोधक होते हैं, अर्थ 4 प्रकार के भावों को जन्म देते हैं। सबसे पहला भाव बताया जहां अर्थ भाव का बोधक होता है, जहां अर्थ होता है वह भाव का बोधक होता है, भाव की जानकारी देता है, भाव को उत्पन्न करता है। दूसरा बताया जहां प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक होता है। जब प्रसंग विशेष के कारण, देखो पहला तो होता है कि एक ऐसा अर्थ जो भाव का बोधक हो, जो डायरेक्ट भाव को ही उत्पन्न कर दे। दूसरा इन्होंने बताया कि प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक होता है, कि प्रसंग के अनुसार विभिन्न भाव उत्पन्न कर देता है। और तीसरा बताया जहां अर्थ भाव की अनुभूति का सूचक होता है, कि जहां अर्थ से केवल भाव अनुभूति की जाती है, केवल भाव को महसूस किया जाता है। तो इन्होंने बताया कि जो शब्द है उस और भाव का जो संबंध है वो 3 प्रकार से पाया जाता है। एक प्रकार जहाँ शब्द से सीधा भाव उत्पन्न होता है, भाव का बोध होता है। दूसरा प्रकार जहाँ जो अर्थ होता है वह भाव का सूचक पाया जाता है, भाव को उत्पन्न करने की अनुभूति पाई जाती है। और जो तीसरा है वह जहाँ प्रसंग विशेष के अनुसार अर्थ विभिन्न भावों को जन्म दे देता है। आगे इन्होंने कहा कि काव्य में संप्रेषण का मुख्य माध्यम भाषा होती है, कि प्रयोग के आधार पर भाषा 2 प्रकार की होती है। एक भाषा होती है तथ्यात्मक भाषा और दूसरी होती है रागात्मक भाषा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रिचर्ड्स ने भाषा के कितने रूप बताए। तो रिचर्ड्स ने भाषा के 2 रूप बताए हैं, एक तथ्यात्मक भाषा होती है और एक रागात्मक भाषा होती है। जो तथ्यात्मक भाषा होती है उसका प्रयोग वैज्ञानिक करते हैं, उसका प्रयोग दार्शनिक करते हैं, और जो रागात्मक भाषा होती है इसका प्रयोग एक काव्य कलाकार करता है, एक सृजक करता है, एक कवि करता है। रिचर्ड्स का कहना है कि जो तथ्यात्मक भाषा होती है यह भाषा आपकी केवल तथ्यों को जन्म देती है, यह प्रयोग करने योग्य होती है और इसमें हमेशा पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका कभी भी भावात्मक प्रयोग नहीं किया जाता है, इससे कभी भी भावों का जन्म हो यह नहीं देखा जाता है। जो तथ्यात्मक भाषा होती है वह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती है।
लेकिन जो रागात्मक भाषा होती है इससे भावों का जन्म होता है। रागात्मक भाषा के हमेशा शब्द को नहीं उसके भाव को पहचाना जाता है और इसका प्रयोग एक कलाकार करता है, काव्य कलाकार करता है, एक सृजक करता है या एक कवि करता है। आगे इन्होंने कहा शब्द व अर्थ का संबंध बताते हुए कहा कि अर्थ के 4 प्रकार होते हैं। जो शब्द और अर्थ का संबंध, देखो जब शब्द और भाव का संबंध बताया तो 3 प्रकार का था, जब शब्द और अर्थ का संबंध बताया तो 4 प्रकार का था। पहला दिया इन्होंने वाच्यार्थ, कहते हैं कि एक शब्द का जो शब्दार्थ हुआ करता है एक भाव एक अर्थ उत्पन्न करता है। जैसे हम ये कहें कि हमने कोई शब्द बोला और उस शब्द का वही अर्थ हमारे मस्तिष्क में आया जो शब्दकोश में उसका अर्थ है, तो इसे कहते हैं वाच्यार्थ। उसके बाद कहा भावार्थ, कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर भावों को जन्म दे देते हैं जिनका भावार्थ ग्रहण किया जाता है। उसके बाद कहा अभिप्रायार्थ, कि कुछ शब्द अभिप्राय के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रसंग के अनुसार प्रयोग किए जा रहे हो, जिसे आप व्यंग्यार्थ भी कह सकते हो। उसके बाद है वाणीगत चेष्टार्थ, चौथा बताया वाणीगत चेष्टार्थ, की कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय जो हमारी भाव भंगिमाएं होती हैं उनसे अर्थ को ग्रहण किया जाता है, भाव भंगिमाओं से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो इन्होंने कहा रिचर्ड्स ने कि शब्द और अर्थ का संबंध 4 प्रकार से होता है और अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि अभिप्राय का भाषा से गहरा संबंध होता है, जो अभिप्राय होता है उसका भाषा से गहरा संबंध पाया जाता है। ये था हमारा रिचर्ड्स का काव्य भाषा सिद्धांत। और काव्य भाषा सिद्धांत में इन्होंने कहा, ध्यान दीजिए कि भाव और शब्द का जो संबंध है, अर्थ का जो संबंध है वो 3 प्रकार का होता है, शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो 4 प्रकार का होता है। भाषा 2 प्रकार की होती है, तथ्यात्मक भाषा और रागात्मक भाषा। ये था इनका भाषा काव्य सिद्धांत। और इधर हम देखकर आए संप्रेषण सिद्धांत। दोस्तों ये कुछ मुख्य सिद्धांत थे किसके, रिचर्ड्स के, और आशा रखती हूँ रिचर्ड्स की संपूर्ण अवधारणा आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।